Hello friends, how are you all? I am Valyan. Today I am going to discuss very important process questions of 2021 education subject, part 9. In the previous sessions, we have completed many questions. So today I am going to start from the part 9. Following are the steps to curriculum change. Just wait, I'm just select my color. Okay. So regarding question आगे चला गया. Yeah. फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू करिकुलम चेंज. आपको बताने कौन से स्टेप्स होते हैं करिकुलम चेंज करने के. आपको उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है. फर्स्ट है हमारा री एग्जामिन द लिंक्स बिटवीन गोल्स एंड कोर्स डिजाइन. री एग्जामिन की बात की जा रही है, दैट मीन्स बाद में होगा. डाटा को गैदर करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मेजर इश्यूज को और अवेलेबल करना इंफॉर्मेशन को, फॉर्मुलेट करना, डेलिब्रेट करना और असेस करना पॉसिबल रिफॉर्म मॉडल्स एंड एनालाइज करना. देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट आप एनालाइज करेंगे करंट टीचिंग प्रैक्टिस को, क्योंकि आप करिकुलम चेंज करना चाह रहे हैं. दैट मीन्स जो आपका ऑलरेडी करिकुलम पे काम हो रहा है, तो पहले आप करंट टीचिंग प्रैक्टिसेस या जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो गोल्स थे उनको आप एनालाइज करोगे. ठीक है. उसके बाद क्या करोगे, आप री एग्जामिन करोगे कि जो गोल्स लिए गए थे, जो कोर्स डिजाइन किया गया था, वो उनके बीच में क्या लिंक है कि नहीं है, वो ठीक से अरेंज हुए हैं कि नहीं, इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. उसके बाद आप डाटा को कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे. फिर कुछ इश्यूज होंगे जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, आप आइडियाज जनरेट करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे मेजर इश्यूज पे और जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उस पर. फिर आप फॉर्मुलेट करेंगे और एक अच्छा सा मॉडल बनाएंगे, डेलिब्रेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और असेस करेंगे बेटर से बेटर रिफॉर्म मॉडल बनाने के लिए. दैट मीन्स आप करिकुलम चेंज क्यों कर रहे हैं. देयर वाज सम कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको करिकुलम चेंज करना पड़ा है. जो गोल्स आपने बनाए थे कि आपको अचीव होने चाहिए, वो गोल्स आपके अचीव उस मॉडल में नहीं हो रहे थे. तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है, जो कंटेंट या जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, आप उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके देखेंगे कि क्या कमी है. फिर आप उसको री एग्जामिन करेंगे कि जिस तरह से आपने गोल्स बनाए थे कि ये चीजें अचीव हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पा रही हैं. तब आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे. जो इश्यूज आ रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी आई है, देखने के बाद आप उनको एक बार दोबारा रीचेक करेंगे. फिर आप फॉर्मुलेट करेंगे, एक नया मॉडल, नया करिकुलम बनाएंगे. तो ये सब चीजें थी आपके करिकुलम चेंज में. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, विच इज योर करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो आपको बताना है. तो मेटाकॉग्निशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द मेटाकॉग्निशन. सो मेटाकॉग्निशन, देखो कॉग्निशन की बात की जाए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ब्रेन एक्टिविटी से आपका बिलोंग करता है. थिंकिंग करना, मेटाकॉग्निशन री थिंकिंग करना, खुद के बारे में, खुद की थिंकिंग के बारे में, खुद की लर्निंग के बारे में अवेयरनेस होना, मेटाकॉग्निशन. दैट मीन्स थिंकिंग टू री थिंकिंग. ये क्वेश्चन आपका पेपर वन में बहुत आया, 2018 2019 में काफी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड नेट में. पेपर वन, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग, मतलब जो आप कर रहे हो उसको रीथिंकिंग करना, क्रिटिकली अवेयरनेस करना अपने बारे में, अपनी लर्निंग को लेके मेटाकॉग्निशन करना, अपनी थिंकिंग को लेके मेटाकॉग्निशन करना. तो अब हम देख लेते हैं. ऑप्शन मेटाकॉग्निशन इंक्लूड करता है क्रिटिकल अवेयरनेस अपनी थिंकिंग के बारे में और अपनी लर्निंग के बारे में. बिल्कुल ठीक बात है. मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग. वेरी गुड, क्योंकि रीथिंकिंग के बारे में बात की जा रही है. Metacognition refers to the processes used to plan, monitor and assess others understanding and performance. Others की बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा. और क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है. सो मेटाकॉग्निशन रिक्वायर करता है स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स. अपने मेंटल इवेंट्स को एक्सटर्नलाइज करना, रिक्वायर करना, कब आपसे कहाँ क्या गलती हो रही है, सोचना, उसके बारे में रीथिंकिंग करना. सो ये भी हमारा मेटाकॉग्निशन का पॉइंट बनता है. बट द थर्ड वन इज योर नॉट करेक्ट. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मेटाकॉग्निशन में कौन सा स्टेटमेंट है जो नहीं है, तो वो आपका होगा थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज एसेंशियली. हमें पता है काउंसलिंग का कंसेप्ट क्या है. काउंसलिंग किस बच्चे की जाती है. काउंसलिंग आप वोकेशनल भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, हेल्थ वाइज भी की जाती है काउंसलिंग. बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे. और हम पढ़ते हैं अपनी काउंसलिंग में, काउंसलिंग हमारी तीन तरह की होती है. फर्स्ट आपकी डायरेक्टिव होती है. डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपकी काउंसलर सेंटर्ड होती है, जिसके अंदर काउंसलर खुद देखता है कि इसके स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है. नॉन डायरेक्टिव जो क्लाइंट सेंटर्ड होती है. क्लाइंट सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, जब क्लाइंट बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, आप मुझे यहाँ हेल्प करो. इक्लेक्टिक काउंसलिंग कहाँ होती है, जब आप खुद भी बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम और काउंसलर भी आपकी प्रॉब्लम को खुद से जानने की कोशिश करे, एक्सप्लोर करे आपसे क्वेश्चंस करके. तो ये सब चीजें हम काउंसलिंग में पढ़ते हैं.
अब इस तरह से आप क्या समझते हैं काउंसलिंग होती क्या है? जो हमारा काउंसलिंग है कहीं ना कहीं उसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाही वाला, वो नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है काउंसलिंग में, काउंसलर जो होता है वो आपको हेल्प करता है, आपकी प्रॉब्लम समझता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, फिर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो ये डेमोक्रेटिक होती है। वो आपकी प्रॉब्लम को डिस्कवर करता है। आप प्रॉब्लम, वो आपका जो काउंसलिंग होती है वो आपकी एजुकेशनल भी हो सकती है, आपकी वोकेशनल भी हो सकती है, आपकी साइकोलॉजिकल पोटेंशियलिटीज को देखने के लिए भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस करने के लिए, एक यूजफुलनेस के लिए आपकी काउंसलिंग की जाती है। तो जो कंसेप्ट है काउंसलिंग का उसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। काउंसलिंग के जो कंसेप्ट है उसको आप क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर बच्चे के साथ, अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पूरा हक है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराए, जो भी प्रॉब्लम्स के साथ चल रही हैं, ताकि वो फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को फेस ना करे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और ये आप किसके थ्रू कराते हैं? किसी एक्सपीरियंस मेंबर के थ्रू कराते हैं, जो आपका काउंसलर होता है कम्युनिटी का। और जो काउंसलर्स होते हैं वो खुद अपनी चॉइस से काउंसलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उनका अपना भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आपकी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को क्या, सॉरी, काउंसलिंग को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक बोलते हैं, इसको ऑटोक्रेटिक नहीं बोला जाता। ह्यूमनिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक काउंसलिंग होती है क्या? लेकिन अगर एक पूरे कंसेप्ट की बात की जाए काउंसलिंग की, तो वो डेमोक्रेटिक होता है। फिर आपके यहाँ दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन ट्रेनिंग टाइप्स एंड द लिस्ट टू इज मेजर ऑब्जेक्टिव। लिस्ट वन ट्रेनिंग टाइप्स में क्या आता है? आपका प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग किस लिए कराई जाती है आपको? ताकि एम्स ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशन के आप समझ लें। ठीक है। इन प्रैक्टिस टीचिंग किस लिए कराई जाती है? ताकि आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो आपकी डेवलप हों। इंडक्शन ट्रेनिंग किस लिए कराई जाती है? कि ताकि जब आप अपने जॉब में आ चुके हैं उसके बाद आप अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, एज अ न्यू एंट्रेंस आप चीज़ों को एक्वायर करें। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग किस लिए होती है? जब आप ऑलरेडी टीचिंग में हैं, आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आपकी इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन है? हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। सो स्टेटमेंट वन आपका क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वन कहता है कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट रिच करिकुलम इज अ कॉमन फीचर ऑफ एकेडमिकली हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज। जो बहुत अच्छा एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रही है कंट्रीज में, उनका जो करिकुलम है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। दैट मीन्स बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, जैसा वैसा है। बहुत अच्छा उसके अंदर कंटेंट है। सारी चीजें जो एक करिकुलम के अंदर होनी चाहिए वो सब उनके अंदर है। बिल्कुल ठीक बात है। जो अच्छी कंट्रीज में जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनका बहुत अच्छे करिकुलम्स होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ हाई क्वालिटी करिकुलम। जो इम्पैक्ट होता है हमारे अच्छे करिकुलम का, वो सिग्निफिकेंट होता है, नोटिफिकेशन नोटिफाइबल होता है, दैट मीन्स कंप्लीट होता है, एंड मैटर्स मोस्ट टू अचीवमेंट इन द लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग। अब यहाँ इन्होंने लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग बोल दिया, तो ये अपने आप में आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि जितनी भी अच्छे एकेडमिक्स में जो अच्छा परफॉर्म कर रही कंट्रीज हैं, दैट मीन्स उन कंट्रीज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनका जो करिकुलम होता है वो बहुत अच्छा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में होता है। हाई क्वालिटी करिकुलम हो जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीट एक पैकेज होता है स्कूल्स के लिए। और उसमें सबसे अच्छा अचीवमेंट होता है, उससे बहुत अच्छी स्कूलिंग होती है। लोअर लेवल की स्कूलिंग थोड़ी ना होती है, यही नेगेटिव पॉइंट बन गया। तो स्टेटमेंट जो सेकंड हो गई वो गलत हो गई। स्टेटमेंट वन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity। ये डेफिनेशन किसने दी है? देखो कहीं ना कहीं बात हेल्थ से रिलेटेड हो रही है, फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग की बात की जा रही है। तो एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली बैंक तो नहीं करेगा ना। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी ये वाली बात क्यों करेगी? वर्ल्ड फिट फॉर मेंटल हेल्थ। ऑप्शन ही तीनों ऐसे दे दे कि वो अपने आप ही कट जाएंगे, तो अपने आप ही निकल के आ जाता है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। A group of institutions had invested rupees 200 crores in the year 2010। एक इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है जिसने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए 2010 में। ठीक है, किस लिए किए? टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट मीन्स उन्होंने जो खर्चा किया वो कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स के लिए किया, ताकि उनके स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम अच्छा आए। राइट। इन ऑर्डर टू नो वेदर द इन्वेस्टमेंट हैज yielded द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ये बात जानने के लिए द ग्रुप शुड परफॉर्म। अब आपको ये बताना है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि बच्चों को डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स अच्छे आए, और डिजायर्ड रिजल्ट आया।
तो ग्रुप ने क्या परफॉर्म किया? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंटेंजिबल बेनिफिट एनालिसिस या फिर टेंजिबल बेनिफिट एनालिसिस। जिस चीज को, जिस कॉस्ट को, जो खर्चा उन्होंने किया, जिस एम को लेके किया, उस एम को उन्होंने हासिल किया। दैट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की है, उन्हें नुकसान नहीं है, उन्होंने अच्छे आउटकम के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और ये उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट्स दिखाई दिए, इन्वेस्टमेंट जो हुआ। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो आया वो हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग से आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग इन सर्विस का पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस टीचिंग का पढ़ते हैं, बट इंडक्शन ट्रेनिंग पे क्वेश्चंस आने का मतलब है कि अब आप स्पेसिफिक हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को लेके। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है टीचर्स की, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। टू एक्वेंट देम विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप जॉब में आ चुके हैं, जॉब में आने के बाद जो इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि आप अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। ठीक है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। टू एक्वेंट टीचर्स विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज के बारे में आपको जानना चाहिए। जब आप स्कूल में आ चुके हैं आपको पता होना चाहिए किन किन टीचर्स की जरूरत है, आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं। ठीक है। टू डेवलप skills and attitudes responsive to emerging national development goals and programs। ये तो ट्रेनिंग की बात है, इंडक्शन ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस टीचिंग का पॉइंट है आपका, ये आपका इसमें नहीं आएगा। To inform them about equipments, materials, facilities available in the institution, ये भी आपका इंडक्शन ट्रेनिंग में आता है। To develop teaching skills, impart content knowledge, ये कहीं ना कहीं हमारा रिफ्रेशर कोर्स में आ जाता है। तो बस इंडक्शन ट्रेनिंग में 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी पूछी गई है किसके अंदर? एक एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है टीचिंग का। जो हमें एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया गया था टीचिंग का, वो किसने दिया था? डेविड ऑसुबेल ने। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको दिया, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो हमारे एक वन ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, डेविड ऑसुबेल, इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात की थी। दिस थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, 3 कंसर्न्स इन्होंने बताए थे कि नॉलेज, जो आपका करिकुलम कंटेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और माइंड कैसे वर्क करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, दैट मीन्स लर्निंग के लिए, और कैसे टीचर्स अप्लाई करते हैं आइडियाज करिकुलम में, लर्निंग में, जब बच्चे के सामने उन्हें कोई भी मटेरियल प्रेजेंट करना हो, दैट मीन्स जब उन्हें इंस्ट्रक्शन देने हो। दिस मॉडल इज डिजाइंड टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब इन सब चीजों से क्या होता है, जब ये तीनों चीजें आप लेके चलते हैं, 3 कंसर्न्स को लेके आप चलते हैं, तो ये जो मॉडल क्या करता है, जो आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज है उनको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है। कैसे बनाता है? 3 फेजेस हम इस एक्टिविटी में पढ़ते हैं। जो हमारा फेज 1 है वो क्या करता है कि कैसे आप प्रेजेंट करते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर को। ठीक है, कैसे आप करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे आप इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं लर्निंग टास्क को, और कैसे लर्निंग मटेरियल को आप प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कैसे आपके माइंड में चीजें स्ट्रेंथन होती हैं, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है आपके माइंड में। तो ये 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें किस चीज को टेस्ट करती हैं? रिलेशनशिप की, जो लर्निंग मटेरियल आपको दिया गया उससे क्या आइडियाज आप लाए, कैसे आपका जो प्रोसेस था वो एक्टिवली हो पाया, मतलब आपने कैसे इंफॉर्मेशन को लिया, कैसे आपके माइंड ने काम किया, कैसे आपने लर्निंग टास्क को पूरा किया, उसके बाद आपके ब्रेन में जो एक्टिविटी हुई कि आपने कैसे एक्टिवली चीजों को लर्न किया। तो ये चीजें पढ़ते हैं हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर एडवांस ऑर्गेनाइजर, उसके बाद आप कैसे अपना प्रेजेंट करते हैं लर्निंग टास्क या लर्निंग मटेरियल, उसके बाद आप स्ट्रेंथन करते हैं अपने कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को, एंड देन लास्ट क्लैरिफिकेशन करते हैं आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को। तो CABD इज योर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स कि आज हमारा 2021 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और इन द नेक्स्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड सम डिफरेंट वर्क, एंड मैं कोशिश करूंगी 2022 के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने के लिए। सो तब तक के लिए blessed, stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video.